हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज की क्लास में हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं, अवकल समीकरण का। देखिए, जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन थे वो हम इसके प्रीवियस शायद 7th वाले लेक्चर में बताया था। ये 8th वाला लेक्चर है। तो 7th वाले लेक्चर में जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी में भी आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल और सभी बुकों में मोस्टली। देखिए, कुछ बच्चे, फिर आपको बता दें, हर वीडियो में ये बताता हूँ कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो अगर भविष्य में फ्यूचर में मैथ पढ़ना चाहते हैं, BCA BSc कोई प्रोफेशनल कोर्स या ग्रेजुएशन, तो मैथ आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। तो अभी से आप आदत डाल लें, अभी आप हमारे वीडियो से पढ़िए। आपको आगे जब ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगी, नहीं आप परेशान हो जाएंगे। और सभी बोर्ड के बच्चे, CBSE ICSE यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। और देखिए, अगर आपको लग रहा मेहनत करते हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, तो वीडियो बनाने में हमें भी मज़ा आएगा। कमेंट्स आप लोग कम करते हैं, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए आते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, कुछ क्वेश्चन ये जो लिखे हुए हैं इनको हिंदी में भी बताएंगे, लेकिन इंग्लिश में समझना बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में बच्चे बोलते हैं सर दिक्कत हो गई। तो देखिए, आपको हम बता दें कि आपके लिए जो फ्यूचर की बात बता दें तो आपको मैथ इंग्लिश में ही पढ़ने की आदत डालनी। देखिए, लिखा है ये सभी बुकों में क्वेश्चन है। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज ए 1000, मतलब बैक्टीरिया कितने, 1000 नहीं, सॉरी 1 लाख है। बैक्टीरिया काउंट, बैक्टीरिया की गिनती कितनी है इन ए कल्चर में? बैक्टीरिया 1 लाख है। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10% इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 10% बढ़ जाती है। बताइए, अच्छा स्टार्टिंग में कितनी बैक्टीरिया है? 1 लाख है, और 2 घंटे में कितनी बढ़ जाती है? 10% बढ़ जाती है। 2 घंटे में 10% बढ़ जाएगी। 2 घंटे में 10%, तो किसका 10% बढ़ जाएगी? जो स्टार्टिंग में 1 लाख बैक्टीरिया है, 2 घंटे बाद उसी का 10% बढ़ जाएगा। तो 1 लाख का जब 10% निकालोगे तो 10,000 आएगा। तो कितनी हो जाएगी? 1,10,000। क्यों? अभी स्टार्टिंग में 1 लाख है, 2 घंटे बाद 10% बढ़ जाएगी। चलिए खैर अभी कैलकुलेट करेंगे। तो कहा गया इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे बाद विल द काउंट रीच 2 लाख, कितने घंटे बाद बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएगा। कितने घंटे बाद बैक्टीरिया, देखिए हिंदी में भी बता रहे, इसीलिए कितने घंटे बाद बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएगा। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ ग्रोथ मतलब बढ़ने की दर, बैक्टीरिया बढ़ने की दर। प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है। प्रोपोर्शनल है किसके? टू नंबर प्रेजेंट। नंबर प्रेजेंट का मतलब उस समय जो बैक्टीरिया है उसके समानुपाती। नंबर प्रेजेंट का मतलब जो नंबर उपस्थित है, जो संख्या उपस्थित है, जो संख्या है, जो संख्या बैक्टीरिया की है। तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगी? अभी पिछले वीडियो में, 7th वाले वीडियो में लास्ट के जो क्वेश्चन पढ़े थे, रेट ऑफ ग्रोथ। अच्छा, रेट ऑफ ग्रोथ मतलब बढ़ने की दर। किसमें बढ़ने की दर? बैक्टीरिया के बढ़ने की दर। और किसके साथ साथ बढ़ेगी? समय के साथ साथ। अरे बैक्टीरिया किसके साथ साथ? यहाँ देखो, 2 घंटे में कितने % बढ़ रही? 10%। तो 10% तो बढ़ रही, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रही? टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के साथ साथ बढ़ रही। 2 घंटे में 10% बढ़ रही। चलिए, तो वही जैसे पिछले वीडियो में आपको लास्ट के क्वेश्चन बताया, जिन्होंने पिछला लेक्चर न देखा हो 7th वाला, पहले वो देखिए, तब ये समझ में आएगा। सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज P। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज P एट एनी टाइम T। पिछले बिल्कुल वीडियो में देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए आपने 7th वाला लेक्चर देखा होगा। जिन्होंने न देखा हो पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए, 7th वाला। लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज P एट एनी टाइम T। सपोज कर लेते हैं किसी समय T पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितनी हुई? P। अब बताओ जरा, तो यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ क्या आएगी? बताओ, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। अपने आप दिमाग लगाया करिए। रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ मतलब बढ़ने की दर, हिंदी में कह सकते हैं बढ़ने की दर। बढ़ने की दर, तो बढ़ने की दर बताइए क्या आएगी? dP/dt आएगी। dP/dt बहुत बच्चे समझ गए होंगे जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। प्रीवियस लेक्चर 7th वाला लास्ट के क्वेश्चन जा करके देख लीजिए, तब समझ में आएगा। बढ़ने की दर या रेट ऑफ ग्रोथ dP/dt क्यों आएगा? अच्छा बताओ, ग्रोथ होगी किस में? P में होगी।
और किसके रिस्पेक्ट में होगी, टी के रिस्पेक्ट में, पी में होगी ग्रोथ ना, क्योंकि बैक्टीरिया कितनी, पी एट एनी टाइम टी। अब कह दो एट एनी टाइम टी क्यों लिया गया तो जा करके प्रीवियस वीडियो देख लो, इसके पहले वाला 7th लेक्चर देख लो, या आपको बता देते हैं कि पी एट एनी टाइम टी क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया की नंबर है वो फिक्स नहीं है, समय के साथ साथ ग्रोथ कर रही, बढ़ रही है। तो जब समय टी हो जाता है तब बैक्टीरिया पी हो जाता है, मतलब जब टाइम टी हो जाता है, जब टाइम टी हो जाता है, टी समय पर बैक्टीरिया पी है और समय बढ़ेगा तो बैक्टीरिया और आगे बढ़ेगा, बैक्टीरिया की संख्या जो होगी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो भी बढ़ेगी। मतलब जब टाइम टी है, जब टाइम टी है तब बैक्टीरिया कितना है, पी है। जब टाइम टी है तब बैक्टीरिया पी है, जब टाइम टी है तब बैक्टीरिया पी है। तो रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ने की दर कितनी आएगी, किस में बढ़ने की दर, बैक्टीरिया में बढ़ने की दर। और बैक्टीरिया में बढ़ने की दर मतलब बैक्टीरिया में चेंजमेंट, अरे बढ़ रहा है तो चेंजमेंट ही हो रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। तो बैक्टीरिया में बढ़ने की दर क्या होगी, किस में, बैक्टीरिया में बढ़ने की दर मतलब पी में बढ़ने की दर, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। भाई बैक्टीरिया किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, समय के साथ साथ ही तो बढ़ रहा है, तो मतलब किस में चेंजमेंट हो रहा है, पी में चेंजमेंट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में। इसी जिसको कम आ रहा हो तो पहले प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना, लास्ट के क्वेश्चन। तो बैक्टीरिया के बढ़ने की दर मतलब पी में चेंजमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बैक्टीरिया में बढ़ने की दर मतलब किस में बढ़ने की दर, बैक्टीरिया यहाँ पर आपने क्या लिख किया है, पी, तो पी में बढ़ने की दर और किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के साथ साथ ही तो बढ़ेगा, तो मतलब किस में चेंजमेंट होगा, पी में चेंजमेंट होगा और किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखोगे, डी पी बाई डी टी। और ये है कितना, देखो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ, देखो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ये है डीपी बाई डी, इसी को बोलेंगे डीपी बाई डी, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो पी में और किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब चेंजमेंट ही हुआ, कोई चीज़ अगर बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है तो भी मतलब चेंजमेंट हो रहा है, कमी हो रही, डिक्रीजमेंट हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी हो रही, तब भी चेंजमेंट होगा। तो रेट ऑफ ग्रोथ मतलब पी में चेंजमेंट, पी में इंक्रीमेंट, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो डीपी बाई डी। अभी देखो ये डीपी बाई डी क्या है, प्रोपोर्शनल है। देखो इधर से, थोड़ा इधर से देखिएगा, तो ये डीपी बाई डी ये प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, टू नंबर प्रेजेंट। नंबर प्रेजेंट का मतलब जितनी नंबर उपस्थित है, जितनी नंबर उपस्थित है, किसकी, बैक्टीरिया की। तो बताओ बैक्टीरिया की कितनी नंबर है, डीपी बाई डी टी प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, बैक्टीरिया की संख्या के। तो बैक्टीरिया की संख्या कितनी है, पी है। डीपी बाई डी मतलब क्या हुआ, डीपी बाई डी हुआ रेट ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया। तो रेट ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया मतलब पी में चेंजमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, डीपी बाई डी प्रोपोर्शनल है। तो आप लोग फिजिक्स खूब पढ़े हो, प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, टू नंबर प्रेजेंट। नंबर प्रेजेंट का मतलब हो गया जो बैक्टीरिया की नंबर उपस्थित है, जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, जो बैक्टीरिया उस समय उपस्थित हैं, जो बैक्टीरिया की नंबर है उसके प्रोपोर्शनल है। तो डीपी बाई डी प्रोपोर्शनल टू बैक्टीरिया की नंबर कितनी, पी। अब देखिएगा इसको देखना सरल है क्वेश्चन, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो पहले देख लीजिए। ये कांस्टेंट लेके आएगा तो केपी हो गया, आपको पता है प्रोपोर्शनल हटेगा कांस्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा कांस्टेंट लगेगा। देखिए पी वाला टर्म इधर कर दो, डीपी बाई पी के डी टी, इंटीग्रेशन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, log p। ऐसे क्वेश्चन पिछले वीडियो देख लो, के टी प्लस सी कांस्टेंट आ गया। पिछला वीडियो जिसने देख लिया प्रीवियस लेक्चर उसको और बढ़िया समझ में आएगा, वही चीज़ चली रही है। अब क्या लिखते थे, व्हेन, देखो इसलिए पिछला वाला वीडियो देख लो, व्हेन टी इक्वल टू जीरो, देन टी इक्वल टू जीरो मतलब स्टार्टिंग में, जब इनिशियल कंडीशन है, जब स्टार्ट होता है, तो जब स्टार्टिंग होती है तो बैक्टीरिया कितनी होती है बताओ, देन पी इक्वल टू 1 लाख। जब स्टार्टिंग होती है तो बैक्टीरिया कितनी होती है बताओ, 1 लाख होती है। ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, पिछला वीडियो देख लो। अब आप सोचोगे हर बार पिछला वीडियो देखोगे तब मजा आएगा ना, उसमें सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, क्लियर कर दी 7th वाले लेक्चर के लास्ट में जा करके ऐसे क्वेश्चन बताए थे। अगर आपसे फिर बताया दे रहा है, अगर ये पूछा जाए क्यों कर रहे हैं, तो आप बताओगे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, सी की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। व्हेन टी इक्वल टू जीरो, व्हेन टी इक्वल टू जीरो मतलब जब स्टार्टिंग में, टी इक्वल टू जीरो मतलब जब समय स्टार्ट ही होता है, जब समय स्टार्ट ही होता है। टी इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ, जब टाइम स्टार्ट ही होता है, जब टाइम स्टार्ट हो रहा है मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में। स्टार्टिंग कंडीशन में पी की वैल्यू कितनी है, 1 लाख है। अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए, पी की जगह रखोगे log
1 लाख, टी की जगह 0। देखो सी की वैल्यू आ गई है, इसी इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में क्यों करते हैं, सी की वैल्यू निकालने के लिए। देखिएगा ज़रा, इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू रख दो तो हो जाएगा log p इक्वल टू के टी प्लस log सी की वैल्यू, सब सिंपल है भैया, सी की वैल्यू log 1 लाख। अब देखो log p, बिल्कुल प्रीवियस वीडियो जरूर देख लो समझ में, इसको इधर ले आओ, log 1 लाख इक्वल टू हो जाएगा के टी, इक्वल टू हो जाएगा के टी, इसमें फार्मूला log m माइनस log n का, तो हो जाएगा log m अपान n, log m अपान n इक्वल टू के टी, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये तो इनिशियल में हो गया, व्हेन 2 घंटे बाद 10% बैक्टीरिया बढ़ जाता है, मतलब व्हेन t इक्वल टू 2, देन जब स्टार्टिंग थी, जब t की वैल्यू 0 थी तब बैक्टीरिया 1 लाख थे, 2 घंटे बाद व्हेन t इक्वल टू 0 देन p इक्वल टू 1,10,000। अब आप सोच रहे हो ये कैसे है, अरे 2 घंटे बाद बैक्टीरिया 10% बढ़ जाता है। तो देखिए ज़रा, स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कितना है आपका, 1 लाख है, ये है 1 लाख है ना, 1 लाख है, स्टार्टिंग में बैक्टीरिया 1 लाख है। हमने कहा जिसको कम समझ में, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, मज़ा आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ ग्रोथ जो है प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ प्रेजेंट जितनी नंबर है, फिर इसके बाद प्रोपोर्शनल हटाया, के लिया, इसके बाद पी इधर ला, इंटीग्रेशन किया, log p इक्वल टू के। ये क्यों लेते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए क्यों लेते हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, इसमें बता दे रहे सी की वैल्यू निकालने के लिए व्हेन t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक अवस्था में, मतलब जब शुरुआत होती स्टार्टिंग में, तब p की वैल्यू 1 लाख है तो t की जगह 0, p की वैल्यू 1 लाख, c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू यहीं शिफ्ट कर दी, इसको इधर लाया गया, log m माइनस log n, log m अपान इक्वल टू के टी। अब ये तो जब t 0 था, फिर 2 घंटे जब समय बीत जाता है, जब t 0 था तो स्टार्टिंग बैक्टीरिया की कहाँ से हो रही थी, 1 लाख से, 2 घंटे बाद बैक्टीरिया 10% बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 10%, 10% इंक्रीज हो जाता है। तो स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कितना है बताओ, 1 लाख से 1 लाख, इसका 10% बढ़ जाएगा, तो इसका 10% कैसे निकालोगे, इधर देख लो, तो इसका 10% कैसे निकालोगे, 10% इंटू 10 अपान 100, तो ये आएगा 10,000, मतलब 10,000 बढ़ गया। तो 1 लाख पहले से था, 1 लाख पहले से था और 10,000 और बढ़ गया, 10,000 और बढ़ गया, तो कितना हो गया बताइए, 1,10,000, कितना हो गया, 1,10,000, 1 लाख 10,000 हो गया। अरे स्टार्टिंग में पहले आपके पास 1 लाख था, 1 लाख था, 2 घंटे बाद 10% बढ़ गया, तो 2 घंटे बाद 10% बढ़ गया तो कितना हो गया होगा, 1 लाख तो पहले से था, 1 लाख पहले से था, जब 10% बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, 10,000 ही तो बढ़ जाएगा, जब 10% बढ़ जाएगा तो 10,000 बढ़ जाएगा, तो 10,000 बढ़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख तो पहले से था, 2 घंटे बाद जब 10% बढ़ गया मतलब 10,000 बढ़ गया तो कितना हो गया, 1,10,000। अब देखिएगा जरा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा टफ लगता है, पूरा समझिए। अब वैल्यू यहाँ पर रखो, यहाँ p की जगह, तो p की जगह देखो रखोगे यहाँ पर, इस p की जगह यहाँ पर वैल्यू 1,10,000 अपान 1 लाख इक्वल टू k, और t की जगह कितना रखोगे, 2 रखोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अपान में आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 1 अपान 2 log 11/2 इक्वल टू k, ये k की वैल्यू आ गई, ये k की वैल्यू आ गई, देखिए log 11/10 और ये 2 अपान में आ गया, ये k की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो, इक्वेशन सेकंड में रख दो, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर k की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा log p अपान 1 लाख इक्वल टू, k की जगह यहाँ पर ये वैल्यू रखोगे 1 अपान 2, सिंपल क्वेश्चन है, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखना, इंटू के, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन आ गई, इसको सॉरी के की तो वैल्यू रख दी, इंटू टी होगा, बिल्कुल सिंपल है। स्टार्टिंग में जब t 0 है तब p की स्टार्टिंग, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो 7th वाला लेक्चर और देख लो। अब क्या है, तो कहा गया इन हाउ मेनी आवर्स, मतलब अब t पूछा गया है, इन हाउ मेनी आवर्स मतलब t पूछा गया है, इन हाउ मेनी आवर्स
द काउंट रीच विल 2 लाख, मतलब कितने समय बाद बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएगा। तो कितने समय बाद मतलब व्हेन P की वैल्यू 2 लाख, मतलब कितने समय बाद, देन T की वैल्यू पूछी गई, मतलब जब बैक्टीरिया 2 लाख होगा तब कितना समय हो चुका होगा, कितना टाइम हो चुका होगा। जब बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएगा देन T की वैल्यू कितनी होगी, तब तक T कितना हो चुका होगा, T की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी। यहाँ रखिए जरा लाग, यहाँ पर रखेंगे P की जगह 2 लाख अपान 1 लाख, देखिए इक्वल टू 1/2 log 11/2 इंटू टे। मतलब जब P की वैल्यू 2 लाख हो जाएगी तब T की वैल्यू कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा log 2 1/2 log 11/10 इंटू टी। देखो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 log 2 ये अपान में आ जाएगा log 11/10 इक्वल टू 2, ये T की वैल्यू है। मतलब इतने समय बाद बैक्टीरिया कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा इतने समय बाद। इसको जरूर समझिएगा, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को रीवॉच चाहे कर लेना और इसके पहले वाला 7th लेक्चर जरूर देख लेना। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन जरूर पढ़िए, अच्छे क्वेश्चन है, NCERT में सभी बुकों में है इससे क्वेश्चन। सेकंड वाला पढ़िए जरा गौर से, देखिए। तो सेकंड वाला इसको हिंदी में बता रहे, फिर आप बता दें हिंदी में बता तो दे रहे, लेकिन कोशिश करिए इंग्लिश में पढ़ने की। इसमें बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ बैलून की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिखी है शायद, मतलब एक बैलून है उसका वॉल्यूम, गुब्बारे का मतलब आयतन, चेंजेड एट कांस्टेंट रेट। अच्छा बताओ कितने लोग इसको अपने दिमाग से सोचे, चेंजेड एट ए कांस्टेंट रेट। चेंज तो होता है लेकिन कांस्टेंट रेट में चेंज होता है। अब बहुत लोग ये ना समझ पाएंगे कांस्टेंट रेट से कैसे चेंज होगा, हम आपको समझाते हैं, सुनिए। कांस्टेंट रेट में चेंज होने का मतलब हो गया जैसे 1 सेकंड में मान लो 3 का चेंजमेंट है तो अगले सेकंड में भी 3 का चेंजमेंट होगा, फिर अगले सेकंड में 3 का चेंजमेंट, फिर अगले सेकंड में 3 का चेंजमेंट, फिर अगले सेकंड में 3 का चेंजमेंट। तो ये चेंजमेंट भी होगा और कांस्टेंट रेट भी होगी। अब वो 3 का चेंजमेंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है वॉल्यूम। अगर हवा भरी जाए तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हवा निकाली जाए गुब्बारे से, हवा भर दी जाए, हवा पंप कर दी जाए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, हवा पुल आउट कर दी जाए, खींच ली जाए तो क्या हो जाएगा, हवा निकाल दी जाए तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो कांस्टेंट रेट के चेंज होने का मतलब 1 सेकंड में जितना चेंजमेंट होगा नेक्स्ट सेकंड में भी उतना होगा, फिर नेक्स्ट में उतना होगा, फिर नेक्स्ट में उतना होगा। मान लीजिए अगर पहले सेकंड में चेंजमेंट 5 का है वॉल्यूम में तो अगले सेकंड में भी चेंजमेंट 5 का ही होगा, फिर अगले सेकंड में 5 का चेंजमेंट, फिर अगले सेकंड में 5 का चेंजमेंट, फिर अगले सेकंड में 5 का चेंजमेंट, फिर अगले सेकंड में 5 का चेंजमेंट। मतलब हर सेकंड में अगर 5 ही चेंजमेंट हो रहा है तो चेंजमेंट होगा कांस्टेंट रेट से होगा। ये कैसा चेंजमेंट होगा, कांस्टेंट रेट से। लेकिन अगर ऐसा चेंजमेंट हो जाए कि मान लो 1 सेकंड में 5 का चेंजमेंट आए, अगले सेकंड में 3 का है, फिर अगले सेकंड में 7 का है, फिर अगले सेकंड में 1 का है, तो ये चेंजमेंट तो होगा लेकिन कांस्टेंट रेट से नहीं होगा। कांस्टेंट रेट का मतलब हो गया हर 1 सेकंड में इक्वली चेंजमेंट हो। अगर पहले सेकंड में 2 का चेंजमेंट आया है तो अगले सेकंड में भी 2 का चेंजमेंट, फिर अगले सेकंड में 2 का चेंजमेंट, फिर अगले सेकंड में 2 का चेंजमेंट, फिर अगले सेकंड में 2 का चेंजमेंट। मतलब हर सेकंड में 2 का अगर चेंजमेंट आ रहा है तो कांस्टेंट रेट से चेंजमेंट होगा। ये चेंजमेंट कैसे होगा बताओ, कांस्टेंट रेट से होगा। और कम ज्यादा करके होगा तो कांस्टेंट रेट से नहीं होगा। अब कहा गया इफ इनिशियली मतलब प्रारंभ में इट्स रेडियस इज 3, प्रारंभ में मतलब वही जब t = 0 तब रेडियस 3 है। फिर बोला गया एंड आफ्टर 3 सेकंड इट्स 6 यूनिट, 3 सेकंड के बाद रेडियस कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। तो कहा गया फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकंड, t सेकंड के बाद रेडियस बतानी। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ ए बैलून चेंजेज, देखो इतनी चीज, द वॉल्यूम ऑफ ए बैलून चेंजेज। बताओ चेंजेज, वॉल्यूम में चेंजेज क्या लिखोगे, dV/dt, यही तो हो जाएगा। इसको देखो, अरे वॉल्यूम में चेंजमेंट क्या होता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। वॉल्यूम में चेंजमेंट क्या होगा, बढ़ेगा या तो घटेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, dV/dt ही तो होगा, dV/dt। अच्छा चेंजमेंट अगर ये ना दिया जाए किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि समय के साथ ही तो बदलेगा, समय के साथ ही बदलेगा, समय के साथ ही चेंज होगा, समय के साथ ही बदलेगा, समय के साथ ही चेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर चेंजमेंट हो रहा है, देखिए
किसमें चेंजमेंट हो रहा है? द वॉल्यूम ऑफ ए बैलून, बैलून मतलब गुब्बारे का वॉल्यूम चेंजेज, तो वॉल्यूम ऑफ ए बैलून चेंजेज क्या हो जाएगा? dv बाई dt, मतलब v में चेंजमेंट किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। और ये चेंजमेंट कैसे? एट ए कांस्टेंट रेट में। तो किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट रेट मतलब सपोज कर लो k, कांस्टेंट रेट क्या सपोज कर लिया जाए? k, कांस्टेंट रेट की वजह से इसको k सपोज किया गया, कांस्टेंट रेट की वजह। अभी कांस्टेंट रेट से चेंजमेंट का मतलब बताया था कि हर सेकंड में इक्वली चेंजमेंट होगा, हर सेकंड में अगर इक्वली चेंजमेंट होगा तो उसी को कांस्टेंट रेट से चेंजमेंट बोला जाएगा। तो देखो, तो द वॉल्यूम ऑफ ए बैलून चेंजेज, तो वॉल्यूम ऑफ ए बैलून, गुब्बारे का जो आयतन बदलता है, गुब्बारे का आयतन बदलता है मतलब dv बाई dt। और कैसे बदलता है? कांस्टेंट रेट से बदलता है। तो कांस्टेंट रेट को क्या ले लिया? k। अब देखिए, प्रारंभ में रेडियस 3 है, प्रारंभ मतलब जब t की वैल्यू 0 होती तब रेडियस 3 है, जब t की वैल्यू 0 होती तब रेडियस कितनी? 3 है। 3 सेकंड के बाद रेडियस 6 हो जाती तो t सेकंड के बाद रेडियस कितनी होगी? देखिएगा, इसी को ऐसे लिख दो, dv इक्वल टू k dt, इंटीग्रेशन कर दो तो आएगा v kt प्लस c, kt प्लस c, v की वैल्यू रख दो, v क्या होगा? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सबको पता है, kt प्लस c। v की वैल्यू, v आयतन गुब्बारे का एज ए स्फेरिकल, गोले का होगा। जैसे स्फेरिकल मतलब समझते हो, गोले का जो होगा, गोले का आयतन क्या होता है? स्फेरिकल, स्फेरिकल वॉल्यूम, क्योंकि गुब्बारे को हम लोग कैसा सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं, स्फेरिकल। और स्फेरिकल का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। देखो पहले dv बाई dt क्या हुआ? वॉल्यूम में चेंजमेंट, वॉल्यूम में चेंजमेंट कैसा है? कांस्टेंट है, इसलिए के लिया गया, dt इधर कर दिया, इंटीग्रेशन किया, इसका v आया, इसका t आया प्लस c, v की वैल्यू रख दी गई 4/3 पाई आर क्यूब। v की वैल्यू, v क्या है यहाँ पर? आयतन है, किसका? बैलून का, गुब्बारे का। गुब्बारा कैसा होगा? एज ए स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोले जैसा। अब देखिए, व्हेन, बिल्कुल सिंपल है, व्हेन t इक्वल टू 0 देन r इक्वल टू 3। t इक्वल टू 0 मतलब प्रारंभ में, इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल का मतलब हिंदी में प्रारंभ बोलते हैं। इनिशियल कंडीशन में कितनी रेडियस? इनिशियल का मतलब जब स्टार्ट होता है, मतलब जब t की वैल्यू, जब शुरुआत होती तब t की वैल्यू 0 होगी और रेडियस कितनी? देखो 3 है, तो r की वैल्यू 3 है। रखो यहाँ पर वैल्यू, देखिए यहाँ पर ये क्यों लेते हैं? c की वैल्यू निकालने के लिए। ज़्यादा समझना है, प्रीवियस वीडियो में देखिए c की वैल्यू, तो यहाँ पर 3 रखोगे, देखो 4/3, ये r की वैल्यू यहाँ पर 3 का क्यूब, t की वैल्यू 0, देखो यहाँ से c निकलेगा पाई, ये हो जाएगा 27, ये आएगा 9, 9 4 जा 36, 36। अब ये k की वैल्यू यहाँ रख दो, k की नहीं, सॉरी c की है, c की है, c की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ही किया जाता है यहाँ पर, देखिए तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब kt प्लस c की वैल्यू रख दी गई 36 पाई, c की वैल्यू 36 पाई। अब देखिए ये तो, और 3 सेकंड के बाद रेडियस 6 हो जाता है, तो लिखोगे व्हेन t इक्वल टू 3 देन r इक्वल टू 6, देन r इक्वल टू 6। देखो स्टार्टिंग का मतलब हो गया जब t की वैल्यू 0 है, जब t की वैल्यू 0 है तब r की वैल्यू 3 है, और जब t की वैल्यू 3 है, t की वैल्यू जब 3 है तब r की वैल्यू 6 है। फिर इसमें रखिए, इसमें रखिए क्वेश्चन सेकंड में, देखो 4/3 पाई, r की जगह इस बार यहाँ 6 रखोगे, 6 का क्यूब के, t की वैल्यू 3 रखोगे प्लस 36 पाई, प्लस 36 पाई, ये आएगा 4/3 पाई 216, ये हो जाएगा 3k प्लस 36 पाई, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, और ये इधर आ जाएगा माइनस 36 पाई इक्वल टू 3k। माइनस करो जरा, देखते चलिएगा बहुत गौर से, माइनस करिए, 8 - 6 2, 8 - 3 5 इक्वल टू 3k, 3 से कैंसिल कर दो, 3 8 जा 3 4 जा, ये आया k की वैल्यू। देखिए ये k की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, इसमें, इसी में सेकंड में, k की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड k की वैल्यू रखनी है, गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर k की वैल्यू रख देंगे 84 पाई t
प्लस 36 पाई। एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लो जिसको ना आया हो। dv बाई डी टी वॉल्यूम में चेंजमेंट है, वॉल्यूम में चेंजमेंट कैसा है, कांस्टेंट रेट से, इसलिए के लिया dt दर, इसका इंटीग्रेशन v, इसका इंटीग्रेशन t प्लस c। अब v की वैल्यू, v मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, इस बैलून का, गुब्बारे का 4/3 पाई आर क्यूब। जब ये क्यों लेते हैं, आपको प्रीवियस वीडियो देख लेना है, और नहीं देखना है तो सुन लीजिए। ये c की वैल्यू के लिए जब स्टार्टिंग में t की वैल्यू 0, इनिशियल का मतलब प्रारंभ में, तब रेडियस 3, तो r की वैल्यू 3 है। यहाँ r की जगह 3 रखा गया, t की जगह 0, c की वैल्यू आई, c की वैल्यू फिर यहीं रख दी गई, देखिए 36 पाई है। फिर जब t 3 सेकेंड हो जाता है तब रेडियस 6 हो जाती है। फिर t की जगह यहाँ, अब देखिए r की जगह अब यहाँ पर 6 रख दिया, t की जगह 3 रख दिया, कैलकुलेशन किया तो k की वैल्यू आई, k की वैल्यू यहाँ पर रख दी गई, यहाँ पर। अब लास्ट में देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड, तो यहीं पर अब रेडियस बता देनी। देखो पहले इसको एक काम करो, डिवाइड कर दो, किससे, डिवाइडिंग बाई 4 पाई, 4 पाई से डिवाइड करो। 4 पाई से इसको डिवाइड कर दोगे तो आएगा r³/3, या 4 पाई के तो कॉमन ले लिया, 4 पाई से इसको डिवाइड कर दो तो ये आएगा, 4 पाई से इसको डिवाइड कर दो 9 आएगा। अब यहीं पर जब t सेकेंड के बाद, तो t सेकेंड के बाद r की वैल्यू बतानी, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, यही है। देखो t सेकेंड बाद r की वैल्यू, t सेकेंड बाद r की वैल्यू, t सेकेंड बाद r की वैल्यू, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 63t और प्लस हो जाएगा 3 9 या 27। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आई बताओ, 63t प्लस 27, ये 3 पावर इधर आके कितना हो जाएगा 1/3। अरे इधर 3 तो इधर जाने पर कितना हो जाएगा 1/3। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, और एक आध बताते हैं, नहीं तो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे, स्पेशल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अब आपको जो स्क्रीन पर, बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, गौर से देखिएगा थोड़ा सा सभी लोग इसको। बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं। देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे हमारे तो सिलेबस में नहीं, सबके सिलेबस में। अगर आप इंटर के बाद कुछ नहीं करना चाहते तो ठीक है भाई, आपके सिलेबस में नहीं है। आगे फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें पढ़िए। हमने क्या बताया था कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बना रहे। इसके बाद में आपको पढ़ाएंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण। इस टॉपिक के बाद में पढ़ाएंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद पढ़ाएंगे लीनियर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण, फिर प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। चलिए देखिए, तो बोला गया डिफरेंशियल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ dy/dx इक्वल टू f ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब कोई फंक्शन होगा, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन किस रूप में होगी, फॉर्म का मतलब रूप में होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन किस रूप में होगी, dy/dx इक्वल टू f मतलब कोई भी फंक्शन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, फंक्शन किसके टर्म में, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस टाइप से लिखा होगा। तो लिखा है वी सब्सटीट्यूट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू वी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू हम लोग v रखते हैं, मतलब कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा जो किस रूप में होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होगा, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होगा, तो हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू वी रख देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे, सब्सटीट्यूट का मतलब रखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन देखिए ये भी लिखा हुआ जैसे ये है, चलिए फिर कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखेंगे, उनके आंसर लिखेंगे, उनमें से कुछ हम बताएंगे, कुछ आप सॉल्व करेंगे, ना तो कमेंट्स में बताना। जैसे लिखा है साइन इनवर्स dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई, ये लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन x प्लस वाई। अब अगर आप इसमें चाहो कि हमने क्या होता था, पहले हम लोग सेपरेट करते हैं, इसके पहले किस टाइप से पढ़ रहे थे, सेपरेट का मतलब जो x वाले टर्म है उनको dx की साइड कर देते हैं, जो y वाले टर्म है उनको dy की साइड कर देते थे, जो x वाले टर्म है उनको dx की साइड कर देते थे, जो y वाले टर्म है उनको dy की साइड कर देते थे और करते थे इंटीग्रेशन। जो x वाले टर्म होते थे उनको dx की साइड में, जो y वाले टर्म होते थे उनको dy की साइड में करके इंटीग्रेशन करते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आप सपरिवार लग जाओ, सपरिवार कहने का मतलब हो गया बहुत सारे लोग लग जाओ, तब भी सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट मतलब अलग अलग नहीं हो पाएंगे। अलग अलग ना होने का मतलब x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy के
साइड में नहीं हो पाएंगे। आप बहुत कोशिश करो, पूरा मोहल्ला पूरा गांव मिलकर के कोशिश कर लो, पूरा शहर मिलकर कोशिश कर लो, तो x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy की साइड में नहीं हो पाएंगे, सेपरेट नहीं हो पाएंगे, अलग अलग नहीं हो पाएंगे। x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy की साइड में अलग अलग नहीं हो पाएंगे, सेपरेट नहीं हो पाएंगे, अलग अलग नहीं हो पाएंगे। देखो इसी से मिलता जुलता है। f कौन सा फंक्शन है? f मतलब फंक्शन, किसका फंक्शन है? साइन का, x प्लस वाई, इसी से मिल रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब कुछ लोग सोच रहे हैं a कहाँ है? a की वैल्यू 1 हो गई, a मतलब x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, b मतलब y का गुणांक 1 हो गया। आपके तो c नहीं है तो c समझ लो 0 है, इसी टाइप से है। तो क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं, रखते हैं। क्या रखते हैं? जो ये लिखा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा क्यों करते हैं? फिर से सुन लो, अगर आपसे कोई पढ़ा लिखा इंसान मिल जाए, भटकती हुई आत्मा मिल जाए, आपसे पूछ ले बेटा ऐसा क्यों करते हैं, तब आप बताओगे कि इसमें सेपरेट नहीं हो पा रहा है। सेपरेट का मतलब अलग अलग नहीं हो पा रहा है, अलग अलग का मतलब जो x वाले टर्म है वो dx की साइड नहीं हो पा रहा है, y वाले टर्म dy की साइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, रखते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी है इसको v, तो यहाँ पर देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी को v, तो यहाँ पर ax प्लस बी वाई की जगह कौन है? x प्लस वाई। देखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो लेट कर लेंगे x प्लस वाई को v लेट कर लेंगे, x प्लस वाई को। कुछ बच्चे सोचेंगे हमारे कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। अगर पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है, आपके सिलेबस में, लेकिन अगर कुछ बनना है, जुनून है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आगे चल के इंजीनियरिंग कोर्स करना है, कुछ भी करना है, तो पढ़िएगा जरूर गौर से। तो जो ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखा होता है उसको v लेट कर लेते हैं, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी की जगह क्या लिखा है? x प्लस वाई को v लेट किया। अब डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे। फिर आपसे कोई सामाजिक या पढ़ा लिखा व्यक्ति पूछे कि चलो यार लेट तो कर लिया, क्यों लेट किया? आपने रीजन बता दिया कि सेपरेट नहीं कर पा रहे, अलग अलग नहीं कर पा रहे, x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy के साइड में सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए लेट किया था, इसलिए मान लिया था। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। फिर कोई पूछेगा यार ये कौन सा भैया तरीका है, पहले लेटे किए चले जा रहे, पहले मान लिए, अब डिफ्रेंसिएशन क्यों करेंगे? तो फिर आप समझाओगे उस पढ़े लिखे आदमी को जो आपसे पूछेगा, आप समझाओगे कि डिफ्रेंसिएशन किस लिए करेंगे? dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए। डिफ्रेंसिएशन किस लिए करेंगे? dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन किस लिए करेंगे? dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए। dy बाई, पहले v क्यों लेट करेंगे? सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, जब v लेट करेंगे तो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट मतलब क्या नहीं सेपरेट कर पा रहे? x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy की साइड में अलग अलग नहीं हो रहे हैं, न कर पा रहे। हमने कहा सपरिवार करोगे तब भी नहीं होंगे, तो सेपरेट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जो ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है उसको v लेट कर लेते हैं, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी की जगह कौन है? x प्लस वाई, उसको v लेट कर लिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एक ही क्वेश्चन समझना, डिफ्रेंसिएशन क्यों करेंगे? dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए, dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कर दो जो नहीं मान रहे हो। x का डिफ्रेंसिएशन 1, y का dy बाई dx और v का होगा dv बाई dx। कुछ लोग सोच रहे होंगे पढ़े लिखे सामाजिक लोग कि v का तो 0 हो जाना चाहिए। अरे चचा, v की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई, इसका मतलब v कांस्टेंट नहीं है। v की वैल्यू x प्लस वाई है, इसका मतलब v कांस्टेंट नहीं है अंकल। अगर v की वैल्यू x प्लस वाई है, इसका मतलब v कांस्टेंट नहीं है। v कोई फंक्शन है जो x y दोनों के टर्म में है। v कोई फंक्शन है जो x y दोनों के टर्म में है। v कोई फंक्शन है, ऐसे लिखा जा सकता है, v कोई फंक्शन है जो x y दोनों के टर्म में है। v एक फंक्शन है जो x y दोनों के टर्म में, इसलिए v का डिफ्रेंसिएशन 0 नहीं होगा। कोई भी आपसे पूछे तो आप बताओगे v कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि v जो है वो x और y दोनों के टर्म में, इसलिए v का डिफ्रेंसिएशन 0 नहीं होगा। v का कितना होगा? dv बाई dx। अब वैल्यू रखो, देखो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी? dv बाई dx -1 आएगी। चलिए यहाँ रख देते हैं dy बाई dx की जगह ये dv बाई dx -1 साइन x प्लस वाई की जगह v, ये हो जाएगा dv बाई dx, ये 1 उधर जाएगा 1 प्लस साइन v। अब जितने v वाले टर्म होंगे अब सेपरेट हो जाएंगे, अब अलग अलग हो जाएंगे। जितने v वाले टर्म होंगे सब dv की साइड में करेंगे, जितने x वाले टर्म होंगे सब dx की साइड में करेंगे। जो v वाले टर्म है सब dv की साइड में, इसको v वाले टर्म dv की साइड में, x वाले टर्म dx की साइड में, v वाले टर्म dv की साइड में।
x वाले टर्म dx की साइड में, v वाले टर्म dv की साइड में, x वाले टर्म dx की साइड में, v वाले टर्म dv की साइड में। देखो इसको ऐसे dv अपान 1 प्लस साइन v और ये इधर हो जाएगा dx। अब देखो सेपरेट होगा, इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेट होगा, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इधर देखो, ये है dv अपान 1 प्लस साइन v है। एक काम करो, 1 माइनस साइन v से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 1 माइनस साइन v का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस साइन v का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन v का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, और इसका तो सीधे x ही हो जाएगा। चलिए देखिए, अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन v, 1 माइनस साइन v का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर v dv dx। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन v, ये हो जाएगा कास स्क्वायर v dx। अलग अलग डिवाइड कर दो। कैसे अलग अलग? देखिएगा, 1 अपान कास स्क्वायर v माइनस साइन v अपान कास स्क्वायर v dx। देखिए ये बन जाएगा सेक स्क्वायर v dv और ये बनेगा tan v सेक v dv। इसको तो x लिख दो। ये कैसे बनेगा? देखो साइन v है, कास स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख दो, कास v इंटू कास v, 2 बार। साइन अपान कास क्या बन जाएगा? साइन अपान कास tan बन जाएगा, ये कास ऊपर जाएगा, सेक बन जाएगा। अब देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन tan v और इसका क्या हो जाएगा? सेक v और ये x, v प्लस c, v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू x प्लस वाई, तो जाएगा tan x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, 2-3 और लिखेंगे, फिर एक आध बताएंगे, उनमें से एक आध का आंसर मिलेगा आपको। देखिए ये कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से कुछ हम बताएंगे। दूसरे का आंसर लिखा है, इसका 4th का आंसर लिखा है, कुछ हम बता रहे हैं आपको। देखिएगा, चलिए पहला वाला देखिए, सब वही हैं जैसे आपको बताए गए। फर्स्ट वाला डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस देखिएगा थोड़ा सा गौर से, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ढंग से देखना है सभी को। देखिएगा, इसमें लेट कर लेते हैं, अभी जैसे बताया था, मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू वी। अगर आपसे कोई पूछ ले क्यों लेट कर लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, तो आपको फिर से बता दें, आप यही बताएंगे कि सेपरेट नहीं कर पा रहे। x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy के साइड में सेपरेट नहीं हो पा रहे, अलग अलग नहीं हो पा रहे, इसलिए लेट कर लें। और जिसको लेट करेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्यों? dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए। देखिए तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, इसका आएगा dy बाई dx, 1 का 0, v का आएगा dv बाई dx। अगर आपसे कोई कह दे v का 0 क्यों नहीं आएगा, तो आपको अभी पिछले क्वेश्चन बता रहे थे, आप बताओगे यहाँ v कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो v की वैल्यू वो किसके टर्म में, किसके पदों में? x y के पदों में। जो v की वैल्यू वो v जो फंक्शन है वो x y का फंक्शन है, x y का, इसलिए v का 0 नहीं आएगा। चलिए देखो, यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकालो, तो dy बाई dx की वैल्यू आएगी dv बाई dx माइनस 1। यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू ये रखो, देखो dv बाई dx माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर, ये हो जाएगा dv बाई dx, 1 उस साइड जाएगा तो 1 प्लस v स्क्वायर। अब सेपरेट हो गया। अब x वाले टर्म dx की साइड में, v वाले टर्म dv की साइड में। x इसको ऐसे लिखोगे, देखो dv अपान 1 प्लस x v स्क्वायर, ये अपान में आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स v इक्वल टू x प्लस सी। v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू x प्लस सी। ये लग गया, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। दूसरा आप करिएगा, तीसरा बताते हैं। देखिए दूसरे का आंसर लिखा, इसलिए दूसरा आप करिएगा, तीसरा बताते हैं। देखिएगा, ना है तो कमेंट्स करके पूछिएगा भी।
क्योंकि इसके बाद आपको जो शुरू करेंगे वो और अच्छे क्वेश्चन होंगे, और अच्छे होमोजीनियस शुरू करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण शुरू होगा। देखिए ये क्वेश्चन है तीसरा वाला, cos स्क्वायर x माइनस 2y 1 माइनस 2 dy/dx, ये है cos स्क्वायर x माइनस 2y। इसमें क्या करेंगे, इस x माइनस 2y को लेट कर लेंगे, देखो x माइनस 2y को लेट कर लेंगे v, x माइनस 2y को v लेट कर लेंगे। अगर आपसे कोई पूछे क्यों लेट करते हैं तो आप बताओगे, अगर लेट नहीं किया तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सेपरेट का मतलब जो x वाले टर्म है उनको dx की साइड में, और जो y वाले टर्म उनको dy की साइड में सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं लेट करते हैं तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे, नहीं लेट करते तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy की साइड में सेपरेट नहीं होंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन क्यों करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे डिफ्रेंसिएशन क्यों करते हैं तो आप बता देना dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए। dy इसका डिफ्रेंसिएशन 1, ये आएगा 2 dy/dx इक्वल टू, ये तो बिल्कुल है छोटा हो गया, dv/dx। देखिए कैसे वैल्यू रखो, cos स्क्वायर x माइनस 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी v, और देखो 1 माइनस 2 dy/dx, 1 माइनस 2 dy/dx की सीधे वैल्यू हो गई dv/dx, सीधे हो गई dv/dx, सीधे 1 माइनस 2 dy/dx की वैल्यू हो गई dv/dx। अब सेपरेट करेंगे, देखो कैसे, dx को इधर कर दो, dv अपान ये इधर आ जाएगा cos स्क्वायर v, ये इधर आ गया, इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा dx इक्वल टू, इसको लिख सकते हो sec स्क्वायर v dv, sec स्क्वायर v dv, sec स्क्वायर v dv। देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा x, इसका आएगा tan v प्लस c, x इक्वल टू v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू यही x माइनस 2y इक्वल टू c। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये बता देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ये बता देते हैं। देखिएगा ज़रा गौर से। अब देखिए लास्ट वाला, फिफ्थ वाला देखिएगा, यही है क्वेश्चन है, dy/dx प्लस 1 इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई, यही फिफ्थ वाला बता रहा है, ये वाला देखिएगा। इसमें लेट कर लो x प्लस वाई इक्वल टू वी, x प्लस वाई इक्वल टू वी, x प्लस वाई को v लेट करो, x प्लस वाई को v लेट करो, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 आएगा, 1 प्लस dy/dx इक्वल टू आ जाएगा dv/dx, dv/dx। डिफ्रेंसिएशन क्यों करते हैं, बार बार बता चुके। लेट क्यों करते हैं, अगर नहीं लेट करेंगे तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सेपरेट का मतलब हो गया x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy के साइड में सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और डिफ्रेंसिएशन क्यों करते हैं, dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए। देखो इस पूरे की वैल्यू निकाल आई, 1 प्लस dy/dx की वैल्यू यहाँ कितनी रखोगे, dv/dx इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रखोगे v। अब सेपरेट कर दो, कैसे देखो, dv ये अपान में आ जाएगा e की पावर v, और इधर हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा e की पावर माइनस v dv, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस v और x प्लस सी माइनस e, v की वैल्यू फिर से रख दो x प्लस वाई, v की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, तो थोड़ा ये बता देते हैं tan x प्लस वाई वाला, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फिर एक आध और लिख देंगे तो लगाइएगा ज़रा, देखिएगा ये 4th नंबर, dy/dx इक्वल टू है tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई आंसर ये लिखा है। देखिए लेट कर लीजिए, इसमें भी x प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी v लेट कर लो, x प्लस वाई को v डिफ्रेंसिएशन करोगे 1 प्लस dy/dx इक्वल टू dv/dx। ये क्वेश्चन ज़रूर समझिएगा, यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालोगे, dy/dx की वैल्यू आएगी dv/dx माइनस 1, रखो ज़रा, यहाँ dy/dx की जगह रखोगे dv/dx माइनस 1, dv/dx माइनस 1 रखोगे, dy/dx की जगह dv/dx माइनस 1 इक्वल टू tan v, ये हो जाएगा, देखो dv/dx इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan v,
1 प्लस tan v, 1 प्लस tan v, 1 प्लस tan v। गौर से देखिएगा। अब क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे तो dv, देखो ये सब अपान में ले आओ, 1 प्लस tan v इक्वल टू dx। दोनों साइड का क्या कर दो, इंटीग्रेशन। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है, दोनों साइड का इंटीग्रेशन। गौर से देखिएगा, दोनों साइड का इंटीग्रेशन। अब बताओ, इसका इंटीग्रेशन बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसको ऐसे लिखो, इसको tan v को लिख दो sin v अपान cos v इक्वल टू, इसका तो x हो ही जाएगा, इसका x हो जाएगा। इसको समझिएगा, इसको बहुत लोग ऐसे जैसे इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए एलसीएम करिए, cos v इधर आएगा, एलसीएम करेंगे तो cos v इधर आएगा, cos v ऊपर चला जाएगा, cos v dv, और ये हो जाएगा cos v प्लस sin v, 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 cos v प्लस sin v। देखिए पहले क्या किया गया, x प्लस वाई को v लेट किया, x का 1 डिवाइड बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 इधर हो गया, वैल्यू रख दिया डिवाइड बाई डी एक्स की जगह डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 tan v, ये 1 प्लस tan v। एडजस्ट किया गया डी वी वाले टर्म, मतलब v वाले टर्म डी वी की साइड में, डी एक्स की साइड में, tan v को लिखा गया sin v अपान cos v। एलसीएम किया, cos v इधर आया, cos v न्यूमरेटर में चला गया, इसका तो x है। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए। 2 से मल्टीप्लाई, देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो जल्दी लग जाएगा, और भी तरीके से लग जाएगा, लेकिन इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा जल्दी लग जाएगा, इसलिए गौर से देखिएगा स्क्रीन की तरफ बिल्कुल। देखिए इसमें आपको बताया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो कि जल्दी लग जाएगा। ऐसे इंटीग्रेशन आपने पढ़े होंगे, देखो क्यों, ये 2 से डिवाइड और ये 2 से मल्टीप्लाई, सब लोग समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया है। 2 से इसका तो x लिख दो, इसका सीधे x लिख दो। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन मिल गया कि आपका इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन तो कंप्लीट हो ही रहा है, इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्यों ऐसे इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, देखिएगा थोड़ा सा। इसके साथ में साइन v प्लस कर दो, साइन v माइनस कर दो, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। cos v प्लस साइन v इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है। देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया गया, अब आपको बता दें, cos v 2 बार बनाने के लिए। cos v 2 बार क्यों बनाया गया, सुन लीजिए, इंटीग्रेशन ऐसे पढ़ो। cos v को 2 बार इसलिए बनाया गया, एक cos v प्लस साइन v के साथ में ले लेंगे, एक cos v माइनस साइन v के साथ में। देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया गया, फिर साइन v प्लस कर दिया, साइन v माइनस कर दिया, साइन v प्लस कर दिया, साइन v माइनस कर दिया, साइन v प्लस कर दिया, साइन v माइनस कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया गया, cos v 2 बार बनाना था। cos v 2 बार क्यों बनाना था, एक cos v प्लस साइन v के साथ मिलेंगे, एक cos v माइनस साइन v के साथ मिलेंगे। अच्छा बताइए कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 1/2 से तो इधर मल्टीप्लाई चाहे कर दो, देखो इसमें 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखना देखो ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर वाले को लिख सकते हैं cos v प्लस साइन v, और ऐसे लिख सकते हैं cos v माइनस साइन v अपान cos v और प्लस साइन v, और ये हो जाएगा सीधे इधर, अरे dv कहाँ चला गया भैया, dv, इसको तो लिख दो 2x, इसको लिख दिया 2x। अब देखिए, अब बताओ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया गया, क्योंकि cos v 2 बार चाहिए था। 2 बार क्यों चाहिए था, क्योंकि एक cos v किसके साथ में लेना था, प्लस साइन v के साथ में, एक cos v किसके साथ में लेना था, माइनस साइन v के साथ में। अलग अलग डिवाइड करो, देखो कैसे, इसको अलग डिवाइड कर दो, cos v प्लस साइन v, cos v प्लस साइन v dv, और इसको अलग डिवाइड कर दो, cos v माइनस साइन v, cos v प्लस साइन v dv इक्वल टू 2x। ये देखिए 1 आएगा, ये वैल्यू 1 आएगी, 1 dv प्लस cos v, ये बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है भैया, cos v प्लस साइन v। आपको बताएंगे एक चीज़ है, इधर 2x, इसका तो v आएगा इंटीग्रेशन, और इसका आएगा log cos v प्लस साइन v, और ये 2x प्लस c, इसका कैसे आएगा, अब ये भी बता दें। देखिए
कास वी माइनस साइन वी अपान कैसे आएगा समझ लो, कास वी। अभी आपको एक अच्छी चीज़ बताएंगे, साइन वी डी वी। अगर इसको ये जो नीचे लिखा हुआ है कास वी प्लस साइन वी, इसको टी मान लो, टी लेट कर लो, क्योंकि कास की कितना आएगा देखो माइनस साइन वी, और इसका कितना आएगा कास वी डी वी इक्वल टू डी टी। देखो ये वाली वैल्यू डी टी बन जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू डी टी बन जाएगी। कास वी माइनस साइन वी, कास वी माइनस साइन वी डी वी डी टी बन जाएगी। तो डी टी बाई टी क्या बनेगा लाग टी, डी वी बाई ऊपर हो जाएगा पूरा डी टी, नीचे हो जाएगा टी, तो लाग टी, टी की वैल्यू रख देंगे। अब देखिएगा जरा गौर से, ढंग से देखना, थोड़ा सा ढंग से देखिएगा। v की वैल्यू रखोगे x प्लस वाई प्लस लाग, यहाँ भी v की वैल्यू रख दो, माड चाहे लगा दो, v की वैल्यू x प्लस वाई, यहाँ पर v की वैल्यू x प्लस वाई, और ये 2x इधर आएगा माइनस 2x इक्वल टू सी। अब देखो ये x ये माइनस 2x, तो क्या मिल जाएगा माइनस x, यही आंसर मिल जाएगा। लाग साइन एक्स प्लस एक्स कास एक्स प्लस वाई वाई, और माइनस एक्स कैसे मिलेगा, ये माइनस एक्स कैसे मिलेगा, अरे माइनस 2x और ये x, यही मिलेगा। अब आपको बता दें आपको कितने भी इंटीग्रेशन इस टाइप से मिल जाए कर लेना, ये वाला 1 प्लस टेन एक्स या डी एक्स अपान 1 प्लस काट एक्स, जो अच्छे बच्चे हैं वो करेंगे, या डी एक्स अपान 1 माइनस टेन एक्स, या डी एक्स अपान 1 माइनस काट एक्स। ये जो चार इंटीग्रेशन है ना, जो इसी तरीके से होंगे, इसके तरीके से, इसके तरीके से, इसी तरीके से, ये चारों का इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा। रटिए नहीं, देखिए समझिए। इसी तरीके से कैसे, कास साइन में तोड़ लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर कास हो तो साइन प्लस कर देना, साइन माइनस कर देना। अगर ऊपर साइन हो, अगर ऊपर साइन आ जाए तो कास प्लस कर देना और कास माइनस कर देना। ये चारों ऐसे ही लगेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास, ये पूरा वीडियो देखिए, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघाती अवकल समीकरण। और आपको लग रहा है वाकई मेहनत करें तो लाइक करें, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। और बहुत लोगों को बताइए जो लोग पढ़ें मन से, मेहनत करें, अच्छे नंबर लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।